लो तक असाइनमेंट। पिछला दिन आप क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आपको बोला गया था सभी क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए। उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। नहीं भी लिखे होंगे तो आप पीडीएफ से काम चलाइए या बाद में लिख लीजिएगा। हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके समझा रहे हैं दोबारा फिर से। क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्रिय युग्म प्रभाव से आप क्या समझते हैं? इधर देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट में जब आप जाओगे, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ये होता है। इस तरह से हम लोग इसको लिखते भी हैं। या इससे पहले आप आ जाइए, बैगन, आलू, गाजर इन पहला। याद करो, कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। आपको सबसे बढ़िया यहाँ समझ में आएगा क्रिया का प्रभाव। देखिएगा इधर, इस सब के बाहरी कक्षा में 4 4 इलेक्ट्रॉन होता है, सबके बाहरी कक्षा में। तो अष्टक पूरा करने के लिए ये और ये हमेशा 4 4 सहसंयोजन बंधन का निर्माण करता है। इवन जर्मीनियम भी 4 सहसंयोजन बंधन का निर्माण करता है, हमेशा 4 बंधन बनाता है। लेकिन जब एस एन और पीवी पर आइएगा ना, तो इसकी वैलेंसी, ये तो सबसे पहले मेटल है, इसकी वैलेंसी +2 भी होता है और +4 भी। इसीलिए Sn2+ होगा तो स्टेनस, और Sn4+ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेनिक। पीवी का भी वैलेंसी दो तरह का होता है, एक +2 भी होता है और एक +4 भी होता है। एक कहलाता है प्लम्बस, एक कहलाता है प्लम्बिक। तो नीचे वाला जो पी ब्लॉक का जो भारी तत्व है, जो वर्ग के नीचे में उपस्थित है, इसका NS इलेक्ट्रॉन यानी NH2 इलेक्ट्रॉन परमाणु के बड़ा होने के कारण बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है। तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग यदि लिया तो इसका वैलेंसी 4 होगा, और यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लिया तो वैलेंसी 2 होगा। तो यह प्रायः देखा गया है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट में जो भारी तत्व होते हैं, नीचे के तत्व, जैसे Sb, जैसे बिस्मथ, जैसे इंडियम, टेलिडियम, ये सब दो तरह की संयोजकता प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसका NS इलेक्ट्रॉन बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेता। इसी को हम लोग अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं, और अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ही पीवी और एसएन दो अलग अलग तरह की संयोजकता प्रदर्शित करता है। अच्छा, जो जितना नीचे रहेगा वो उतना कम ऑक्सीकरण अवस्था में ज़्यादा स्थायी होता है, क्योंकि जितना नीचे रहेगा उसका साइज उतना बड़ा होगा, उसमें अक्रिय युग्म प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा, उसका NS इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग नहीं लेगा। इसीलिए आपसे पूछे ना कि पीवी का ऑक्सीकरण संख्या +2 और +4 में कौन ज़्यादा स्थायी है, तो इसमें ज़्यादा स्थायी कौन है? +2। पूछेगा क्यों? तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। इस पर एक नहीं 2 3 क्वेश्चन हम देखे हैं कि इस पर है। अब इसमें जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिए। लिखा है, पी ब्लॉक के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर एनएस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अक्रियता बढ़ती चली जाती है, मतलब वह बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है, जिसके कारण वह रासायनिक अभिक्रिया में या बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है, जिसे अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। ये हो गया इसका परिभाषा, और पैराग्राफ चेंज करके एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए वर्ग 15 के तत्वों के संयोजी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। 5 इलेक्ट्रॉन पांचों का पांचों बंधन बना ले तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था हम बोल रहे हैं। परंतु इस वर्ग के भारी तत्व अर्थात समूह के नीचे के तत्व जैसे Sb और बिस्मथ अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन था, 2 को भाग नहीं लिया तो तीनन को फिर बंधन बना पाएगा। यहाँ +3 ऑक्सीकरण अवस्था अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +5 ऑक्सीकरण अवस्था से ज़्यादा अस्थाई होता है। मतलब +3 और +5 में जो कम ऑक्सीकरण अवस्था है वह ज़्यादा अस्थाई होगा। जैसे यहाँ भी हमने आपको कहा कि जैसे पीवी का +2 और +4 में ज़्यादा अस्थाई पूछे तो वो +2 होगा, ये अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्यों? देखो, लुईस अम्ल का मतलब वह यौगिक जो लोन पेयर ग्रहण करने की क्षमता रखता है। वह यौगिक जो लोन पेयर ग्रहण करने की क्षमता रखता है उसको लुईस अम्ल कहते हैं, और जो लोन पेयर देने की क्षमता रखता है उसको हम लोग लुईस क्षार कहते हैं। हम यदि BCl3 की बात करें तो बोरोन के बाहरी कक्षा में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ यह बंधन बनाता है,
फिर भी इसके बाहरी कक्षा में कुल मिलाकर 2 2 4 2 और 6 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अभी भी इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यह हमेशा चाहता है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए ताकि इसका अष्टक पूरा हो जाए और यह पहले की तुलना में ज़्यादा अस्थाई हो जाए। लोन पेयर लेने की यही चाहत इसको लुईस अम्ल बना देती है। तो इसका परिभाष, इसका जो जो हम बोले हैं वही अब एक भाषा के रूप में हमको लिखना होगा। जो लिखा हुआ है हम उसको पढ़ रहे हैं, लिखाते तो प्रॉपर लिखाते। लिखा है BCl3 में केंद्रीय परमाणु बोरोन है। बोरोन है ना जी ये, जिसके बाहरी कक्षा में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह सिर्फ 3 क्लोरीन परमाणु से जुड़ पाता है और बंधन बनाने के बाद भी इसका अष्टक पूरा नहीं होता है। इसके पास खाली कक्षक रह जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का जो जगह है वो खाली रह जाएगा, जिसके कारण यह हमेशा लोन पेयर ग्रहण करना चाहता है। अतः यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। नीचे में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है BCl3 का, बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या होता है जब? यह रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित बात है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। 10 है, व्याख्या करें। कार्बन तथा सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है जबकि SN तथा PB की संयोजकता 4 तथा 2 दोनों होती है। उम्मीद करते हैं इसकी व्याख्या हो चुकी है। अभी तुरंत ना आपको बताया गया। कैसी गीत सुनाऊं प्रभु में, कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। इस सब के बाहरी कक्षा में 4 4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस दोनों में +2 और +4 दोनों प्रदर्शित करता है, जबकि ये सब 4 4 प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसमें अक्रिय युग्म प्रभाव ज़्यादा नहीं है और नीचे वाले में अक्रिय युग्म प्रभाव ज़्यादा, इसी कारण ऐसा होता है। अब जो इसका आंसर है लिखा हुआ उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और आप समझिए उसको, यदि दिक्कत हो तो पूछिएगा जरूर। लिखा हुआ है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN तथा PB वर्ग 14 P ब्लॉक तत्व है और इस वर्ग में अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता है। कार्बन तथा सिलिकॉन में अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता है और इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसकी संयोजकता 4 होती है। जबकि जर्मेनियम, SA तथा PB भारी तत्व है जिसमें अक्रिय युग्म प्रभाव होता है, जिसके कारण इसकी संयोजकता +2 तथा +4 दोनों होता है। क्या वही बात है ना इसमें लिखा हुआ? अब जैसे तुम यदि इस क्वेश्चन को रटोगे रटोगे तो फिर बहुत मुश्किल है, कितना चीज रटोगे। कुछ चीज जो रटने वाला है रट लीजिए, मैक्सिमम चीज समझने वाला है समझ लीजिए। इसका B नंबर है, H3PO3 अवकारक का काम करता है जबकि H3PO4 नहीं, क्यों? इसका जवाब हम कल आपको बताए थे, एक बार फिर से हम बताते हैं। H3PO4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो +5 आएगा और H3PO3 में ऑक्सीकरण अवस्था निकालिएगा तो ये +3 आएगा। फॉस्फोरस अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर है, अब इससे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो जब अभिक्रिया करेगा तो इलेक्ट्रॉन का यदि त्याग नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करेगा और जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये हमेशा ऑक्सीकारक का काम करेगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या +5 है जो मैक्सिमम है। फॉस्फोरस 15वां वर्ग का तत्व है, 5 है, +5 से ज़्यादा इसका ऑक्सीकरण संख्या हो नहीं सकता है। मतलब यह जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करके बंधन बनाना था ये बंधन बना चुका है। अब यदि ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किसी, पीछे से आइए तो दोनों आदमी आगे, चलो उठो वहां से, आगे आके बैठो, निकलो तो चारों निकलो तो वहां से। हाँ, पीछे वाला दोगो और बाकी दोगो है वो भी। आइए तो इधर, चलिए निकलिए वहां से जल्दी। बैठ जाते हैं, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। यही करना है तो घर में जाके मुस्कुराइए ना, यहाँ क्या जरूरी है करना। चलो आ जाओ, चारों निकलो वहां से, निकलो निकलो चारों निकलो। पीछे का दोनों बेंच खाली कीजिए और आगे आइए, यहाँ बैठिए आगे वाले दोनों बेंच पर। और आगे से जब भी क्लास होगा तो यहीं बैठेंगे, बैठिए। ढोर खिस्सा ममोर खिस्सा अगल बगल खिस्सा सब कर लेते हैं क्लासे में। नहीं, नहीं दिखेगा तो पीछे से दिखता था। बस बस दुबे उधर, इधर इधर तुम इधर बैठो, बैठो इधर। है नहीं कौन सी होता है, डेली यहीं बैठेगी। अब सही रहेगा ना। हिस्सा करेगी तो लाठी है वहां और इधर लिखा हुआ है आपकी सेवा में तत्पर।
एकदम तत्परता के साथ लाठी लगेगा। क्या इतना बतियाते रहते हैं? हैं? क्या बतियाते रहती है बैठ के। हंस रहे थे यहाँ। S3PO4 ऑक्सीकारक हो गया तो हंसी आ गई, मजाक है क्या? देखिए इधर, H3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 है और ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अब यदि ये किसी के साथ भी रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो जिससे के साथ रिएक्शन करेगा उसी के साथ ना ग्रहण करेगा। तो मान लीजिए बी के साथ रिएक्शन किया और बी ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, अलग तरह का कंपाउंड बना। तो बी का हो गया ऑक्सीकरण, और इस ऑक्सीकरण को करवाने के लिए जिम्मेदार कौन है? H3PO4। इसका मतलब है कि यह ऑक्सीकारक है, क्योंकि जो दूसरे को ऑक्सीकृत करा दे उसी को ऑक्सीकारक कहते हैं, और जो दूसरे को अवकृत करा दे उसको अवकारक कहते हैं। इसी में जब आप H3PO3 में जाएंगे तो इसका ऑक्सीकरण संख्या है +3। इसका मतलब है कि अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है जिसका ये त्याग कर सकता है, और कोई उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो मान लीजिए बी के साथ रिएक्शन किया, फास्फोरस ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब है कि इस केस में इसका अवकरण हो गया, और अवकरण कराने के लिए जिम्मेदार कौन है? H3PO3। इसका मतलब यह अवकारक का काम कर सकता है। तो इसका आंसर लिखा हुआ है H3PO3 में फास्फोरस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है, जबकि हम जानते हैं कि फास्फोरस की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +5 होता है। कैसे हम जानते हैं? क्योंकि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या बराबर होता है प्लस ग्रुप नंबर, 15वां वर्ग या 5A ग्रुप का है ये, तो +5 इसका मैक्सिमम होगा। अतः H3PO3 अवकारक का काम करता है, जबकि H3PO4 में फास्फोरस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, जो कि फास्फोरस की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। अतः यह केवल ऑक्सीकारक का काम करता है, अवकारक का नहीं, क्योंकि यह किसी भी अभिक्रिया में सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। एक ये क्वेश्चन पूछता है, और एक क्वेश्चन इसी में पूछेगा, H3PO4 हमेशा ऑक्सीकारक का काम करता है, जबकि H3PO3 ऑक्सीकारक का भी काम कर सकता है और अवकारक का भी काम कर सकता है, क्योंकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था ना ही फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है और ना ही मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। ये रासायनिक अभिक्रिया में अपने ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, इसलिए यह ऑक्सीकारक भी हो सकता है और अवकारक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न के लिए स्पष्टीकरण दें। PCl5 पाया जाता है परंतु NCl5 नहीं। देखो, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में भी 5 इलेक्ट्रॉन होता है, फास्फोरस के बाहरी कक्षा में भी 5 इलेक्ट्रॉन होता है। फास्फोरस क्लोरीन के साथ मिलकर PCl5 तो बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन NCl5 का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि इसके पास खाली डी कक्षक नहीं होता। अरे फिर कुछ हो रहा है यहाँ। चलो रे, किसको बोले थे दुए को बैठने, उठो रे वहां से, जाओ वहाँ बैठो जाके। वहाँ टीवी है, टीवी लगा हुआ है, दिखेगा, जाओ चलो बैठो। है भप कौन सी होता है, बैठो। अरे किसको इधर। जेल में ना, जेल में एक होता है सेल, समझा? जो जो ज्यादा बदमाश टाइप का होता है ना, जो हर हर खटखट ज्यादा करता है, एक आध गो देखोगे कि जहाँ 10-20 आदमी बैठा हुआ है उसमें सब 20 गो शांति से बैठल है, एगो दूगो चार गो ऐसा रहता है जो एकदम खटखट करते रहेगा। एरे दूल्हा पर धर दिया, कुछ बोल दिया, हंस दिया। तो ये हुआ आम लोग। और जो क्रिमिनल टाइप का लोग होता है वो 10-20 आदमी के सामने अस्थिर से बैठेगा नहीं, ओकरा लपड़ा दिया, ओकरा मार बैठा, 2 ठेवना ओकरा दिया, 2 बजरा उसको दिया, पुलिस एक दो लपड़ दर दिया। जेल में ऐसा होता है जनरली। तो उसको क्या किया जाता है, उससे वहां से उठा के उसको सेल में डाल दिया जाता है। सेल एक ऐसा, सब जेल में सेल होता है। उस सेल का खासियत क्या होता है कि उसमें आप अकेले रहेंगे, और उसका जगह बहुत छोटा रहता है। उतने जगह रहता है जितना में आप खड़ा रह सकें, बैठ सकें, और आपको कुछ देखने सुनने के लिए भी वहां मिलने वाला नहीं है। मतलब आप भर दिन ना कर खड़ा रहिए कुत्ता की तरह। अब बताइए उस आदमी का जिंदगी कितना दुभर हो जाता होगा। देखो, कोई तुमको कुछ कहे ना कहे, खाली एक रूम में बंद कर दे जहां पर तुम पैर हाथ भी नहीं हिला सको, तो 2 से 3 दिन में साइकोलॉजिकली पागल हो जाओगे तुम। ऐसा जनरली होगा कि नहीं होगा? हाँ, जब से जन्म लेते उसी समय से हाथ में डोरी बांध के गाय की तरह यदि खुट्टा में बांध दिया जाता तो आपकी आदत हो जाती। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। तो बस बात वही है, अभी सबको सेल में देखो देखो, हम खिस्सा कर रहे हैं, ये मुंह देख हंस रही है, इसीलिए ताकि बोले बे की है।
हंस रही थी इसलिए मारे। इन्हें ना कहे कर रही है ना, है ना, नहीं नहीं हंस रही थी, मुंह दाब के हंसते हंसेगी। आगे में रोज दिन अब आगे में बैठेगी, जहां हंसी लाठी एकदम ताबड़तोड़ लगेगा, जितना साल भर में नहीं लगा उतना अब क्रैश कोर्स में लगेगा। अब पूछेंगे उस समय अलग पीटेंगे, यहाँ नहीं आए तो घर जाके पूछेंगे वहां पीटेंगे। आते हैं घरे आते हैं, सब मिलिएगा घर में, पूरा खानदान मिलेंगे, आप ही हैं। सब भाई बंधु, चाची, मम्मी, हाँ, फुआर ने, जो जो घर में रहते हैं, उस सब को साथ करके और तब पूछेंगे और तब पीटेंगे। मतलब इस बात का एहसास है इनको कि ये कवियाट हैं। अपने ने बोली है, कहते हैं हमसे सब बेसी कवियाट। कवियाठी के साथ पढ़ाई भी हो तो कवियाठी ठीक रहता है। और कवियाठी का टाइम होता है, जहीं तहीं कवियाठी करने लगेंगे तो इसका कोई मतलब है? तो नाइट्रो सुनिए इधर, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p3। 2p3 होता है, आते ना होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो 2p3 होता है, इसमें खाली डी कक्षक नहीं है। जबकि फॉस्फोरस में जाइएगा तब में आएगा आपको 3s2 3p3, उसमें आप 3d0 भी लिख सकते हैं, तो उसमें खाली डी कक्षक होता है। तो इसका s वाला इलेक्ट्रॉन d में जंप करेगा, जिसको आप एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। वो चीज़ इसमें पॉसिबल है जबकि नाइट्रोजन में पॉसिबल नहीं है। आप इस कन्फिग्रेशन को थोड़ा और ढंग से समझना चाहें, अब लास्ट क्लास है तो हम ऐसा नहीं कि धड़फड़ी में इसको समझा के निकल जाएंगे। इसका लास्ट कन्फिग्रेशन होता है 2s2 2p3, और फॉस्फोरस का लास्ट कन्फिग्रेशन होता है 3s2 3p3। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप 3d0 लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पर आप 2d0 नहीं लिख सकते क्योंकि दूसरा कक्षा में d नहीं होता है। इसका मतलब है कि इसमें खाली d कक्षक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके यहाँ आ सकता है, एक बचा यहाँ, एक बचा यहाँ, 2 और 3, एक वन पेड हो गया 5। तो ये 5 बंधन बनाएगा, PCl5 बनाएगा, जबकि इसमें एक्साइटेड होगा ही नहीं क्योंकि खाली डी कक्षक नहीं है। तो इसमें केवल 3 गो अनपेयर्ड है, तो 3 को बंधन बनाएगा। आप याद कीजिए, केमिकल बॉन्डिंग में आपको इसके बारे में पढ़ाया गया था, लिखाया गया था, आप क्वेश्चन आंसर तक लिखे हैं। बोला भी गया था कि जब आप 12th में जाएंगे तो वहां से ये क्वेश्चन करता है, अभी पढ़ रहे हैं आप 11th में, लेकिन आप उस समय इसको लाइटली ले लिए थे। लिखा हुआ है नाइट्रोजन परमाणु सिर्फ भूमिज अवस्था में 3 बंधन का निर्माण करता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षा में खाली डी कक्षक नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है, देख रहे हैं, पर इधर रहे तो लिखे हम ही, हमको सब याद है, बस खाली लाइन बाई लाइन मिलाने के लिए हम इसको देख रहे हैं। जबकि फास्फोरस परमाणु भूमिज तथा उत्तेजित दोनों अवस्था में बंधन का निर्माण करता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में खाली डी कक्षक होता है। अतः नाइट्रोजन NCl5 का निर्माण नहीं करता है, जबकि फास्फोरस PCl5, PCl3 और PCl5 दोनों का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए फोटो बना हुआ है इस NCl3 का, PCl3 का और PCl5 का। बी नंबर है, फ्लोरीन केवल एक तरह की ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, जबकि बाकी सभी हेलोजन अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करता है। क्यों? इसका भी सेम कारण है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, लास्ट कन्फिग्रेशन होता है 2s2 2p5, पी में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, बताइए एक अयुग्मित रह गया। यह केवल और केवल एक ही बंधन का निर्माण कर सकता है, इसमें आप 2d0 नहीं लिख सकते हैं। जबकि फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आइए, उसका लास्ट कन्फिग्रेशन होगा 3s2 3p5 3d0। तो डी में खाली डी कक्षक होगा, तो अलग अलग उत्तेजित अवस्था में वह तीनों को बंधन बनाता है, पांचों को बंधन बनाता है, सातों को बंधन बनाता है। जबकि फ्लोरीन हमेशा केवल और केवल एक ही बंधन बनाता है। तो यहाँ भी सेम कारण है। ड्यू टू absence of d orbital in fluorine, fluorine shows only one oxidation state, but other elements of halogen group shows different types of oxidation number, that is +3 +5 and +7। फ्लोरीन परमाणु के खाली, आगे लिखा हुआ है इसका आंसर में, फ्लोरीन परमाणु के पास खाली डी कक्षक नहीं होता है, परंतु इस वर्ग के बाकी तत्वों में खाली डी कक्षक होता है। फ्लोरीन के पास सिर्फ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह केवल एक बंधन का निर्माण करता है, लेकिन बाकी तत्व उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाकर अधिक बंधन का निर्माण भी करता है। उत्तेजित अवस्था में पाए जाने के कारण इसका ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग तरह का होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है?
सी नंबर है अक्रिय गैस प्रकृति में एक परमाणविक होते हैं। अक्रिय गैस एक परमाणविक होते हैं क्यों? अक्रिय गैस बंधन का निर्माण ही नहीं करेगा, और जो बंधन का निर्माण ही नहीं करेगा वो हमेशा अकेला रहेगा, इसीलिए वो हमेशा एक परमाणविक होगा, क्योंकि उसका बाहरी कक्षक पूरा पूरा भरा हुआ होता है, वो बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है। अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और यह पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिसके कारण यह किसी भी परमाणु के साथ रासायनिक बंधन का निर्माण नहीं करता है और अकेला रह जाता है। अतः अक्रिय गैस प्रकृति में एक परमाणविक होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है क्लोरो एसिटिक एसिड से अधिक प्रबल अम्ल होता है क्यों? इसके बारे में आपको हम बताए हैं, ये चीज पहले हुआ है। देखो, CCl3COOH और CH3COOH में कौन प्रबल अम्ल होगा, कौन अधिक आसानी से H+ देगा? CCl3, ये वाला, ये बंधन आसानी से टूटेगा क्योंकि Cl 3 गो है, इसमें -I प्रभाव होगा। ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जैसे इधर खींचेगा तो ये बॉन्ड आराम से टूटेगा। इसमें डोनर इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की बजाय इलेक्ट्रॉन देने लगता है तो ये बंधन कम पोलर हो जाता है, जिसके कारण इसके टूटने की संभावना घट जाती है। अतः यह अधिक क्षारीय होगा और यह, सॉरी क्षारीय नहीं अम्लीय, यह अधिक अम्लीय होगा और यह अधिक अम्लीय होगा, यह कम अम्लीय होगा। क्षारीय तो होगा ही नहीं, है दोनों का दोनों अम्ल, तो होगा तो दोनों का दोनों क्षारीय। ये ज्यादा, सॉरी, दोनों का दोनों अम्ल है, होगा दोनों का दोनों अम्लीय, ये ज्यादा अम्लीय होगा, ये कम अम्लीय होगा। तो देखिए वहां पर फोटो बना के लिखा हुआ है, एक तरफ -I इफेक्ट, एक तरफ +I इफेक्ट लिखा हुआ है। क्लोरोएसिटिक एसिड में क्लोरीन के अधिक वैद्युत ऋणात्मक होने के कारण OH बंधन अधिक ध्रुवीय हो जाता है, जबकि एसिटिक एसिड में मिथाइल ग्रुप के +I प्रभाव के कारण OH बंधन कम ध्रुवीय होता है। अतः क्लोरोएसिटिक एसिड के H+ आयन देने की क्षमता एसिटिक एसिड से ज़्यादा होता है, अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरोएसिटिक एसिड एसिटिक एसिड की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न के लिए स्पष्टीकरण दें। फिर से स्पष्टीकरण देने वाला क्वेश्चन है। NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है क्यों? देखिएगा, NH3 और pH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा, जबकि फास्फोरस नहीं करेगा। तो NH3 में हाइड्रोजन बंधन बनेगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ जाएगा, जबकि pH3 में ऐसा नहीं होगा। तो निश्चित है कि इसका क्वथनांक NH3 का ज़्यादा होगा, pH3 का कम होगा। लिखा हुआ है NH3 में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है, जबकि pH3 में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है। वहां पर एक फोटो बना हुआ है NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, वो आपको बनाना है। दूसरा है H3PO3 एक द्विक्षारीय अम्ल है। H3PO3 एक द्विक्षारीय अम्ल क्यों है? ऑक्सी अम्ल में केवल वही हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में निकलता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो। H3PO3 में H3PO3 में केवल 2 ही हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जबकि एक हाइड्रोजन परमाणु फास्फोरस से जुड़ा हुआ है। जो फास्फोरस से जुड़ा हुआ है वो कभी नहीं टूटेगा पानी में, जब भी टूटेगा तो कौन टूटेगा? ऑक्सीजन वाला। इसीलिए केवल 2 गो H+ देगा, 2 H+ देगा तो द्विक्षारीय। इसी में आप H3PO4 लेते तो ये भी टूटता, ये होता त्रिक्षारीय। इसी में आप H3PO2 लेंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो केवल एक टूटेगा। H3PO4 त्रिक्षारीय, H3PO3 द्विक्षारीय और H3PO2 एक क्षारीय होता है। तो ये सारा बात यहाँ पर लिखा हुआ है और फोटो भी बना हुआ है जो बोले हैं। H3PO3 क्वेश्चन नंबर बी के आंसर में एक वर्ड लगता है छोटा हुआ है। H3PO3 एक ऑक्सी अम्ल है, इसमें लिखा गया है H3PO3 के ऑक्सी अम्ल है, वहाँ एक होगा। H3PO3 एक ऑक्सी अम्ल है जिसमें केवल 2 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसके कारण यह केवल 2 H+ आयन दे सकता है। अतः यह एक द्विक्षारीय अम्ल है। ठीक तो है? या नोट में द्विक्षारीय अम्ल, हाँ क्षारीयता एक होगा। इसके आंसर में भी थोड़ा इसमें सुधार कर दीजिए तो आप लोग। पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर बी के आंसर में जो भाषा लिखा गया है उसमें H3PO3 के लिखा हुआ है, के को काट के एक कीजिए, एक आर हटाइए और एक लिख दीजिए। और राइट साइड फोटो में H3PO2 के नीचे में
स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्षारीयता 2 लिखा हुआ है, उसको आप 1 लिखिए। हालांकि नीचे में एक क्षारीय लिखा हुआ है, लेकिन क्षारीयता में खाली 2 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर सी है, XeOF4 का संरचना सूत्र लिखें। संरचना सूत्र का मतलब वह संरचना बनाइए। अब देखिए, Xc के बाहरी कक्षा में कुल होता है 8 गो इलेक्ट्रॉन। 2 गो ऑक्सीजन के साथ बंधन बनाता है और 4 गो बंधन बनाता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और एक होता है इसमें लोन पेयर। इसका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल, इस तरह का, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपको sp3d विथ 1 लोन पेयर। अब ये सब बात केमिकल बॉन्डिंग का है, आपको वहाँ पर समझाया गया है, वहाँ आप नहीं समझे होंगे तो ऐसे भी समझ में आपको नहीं आएगा, फिर रट के जाइए। तो उसका शेप बना हुआ है और बाकी चीजें देखो लिखा हुआ है XeOF4 में Xe परमाणु का संकरण। हाँ ठीक है जी, sp3d2 होगा, एक लोन पेयर भी है ना। sp3d2 है तथा Xe के पास एक लोन पेयर है, अतः इसकी संरचना स्क्वायर पिरामिडल होता है, संरचना बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, वैसे लोग जो ऑनलाइन क्लास करते हैं, शारदा केमिस्ट्री चैनल पर इसका PDF डाला हो, इसका फोटो डाला हुआ है, सभी क्वेश्चन और आंसर का जो हम बोल रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन को भी बोल रहे हैं और आंसर को भी समझा रहे हैं। तो जिनको इसका लिखा हुआ चाहिए वो आप जाइए वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में। इसका PDF नहीं है, ये मोबाइल से फ़ोटो लेके और फिर ग्रुप में डाला हुआ है। शारदा केमिस्ट्री नाम है चैनल का, वो टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। नहीं तो आप फ़ोन कर लीजिए, स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, तो आपको डिटेल जानकारी दे दी जाएगी या लिंक भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पर उस ग्रुप का, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य क्यों होती है? अक्रिय गैस का संयोजकता शून्य इसलिए होता है क्योंकि उसका बाहरी कक्षक पूर्ण रूप से बड़ा होता है, उसके बाहरी कक्षक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, वह बंधन का निर्माण नहीं करता, इसलिए उसकी संयोजकता शून्य होती है। यही एग्जैक्ट बात लिखा हुआ भी आंसर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, PH4+ का आबंध कोण PH3 से कम होता है क्यों? सब क्वेश्चन 11th का है। PH4+ का आबंध कोण PH3 से अधिक होता है। इधर देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आएगा sp3 विथ 0 लोन पेयर, और इसका निकालोगे तो आएगा sp3 विथ 1 लोन पेयर। याद कीजिए, इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है और इसका शेप पिरामिडल होता है। टेट्राहेड्रल शेप होगा ना तो फॉस्फोरस बीच में रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा ऊपर, इस तरह से। और याद करो, इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल शेप करते थे, बॉन्ड एंगल होता था 109.5 डिग्री। और इसमें जब बनाइएगा ना तो ऊपर पर एक होगा लोन पेयर, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। ये लोन पेयर क्या करता है, इसको रिपेल करता है, जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल ना थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है। इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री सी से कम होगा, 105 106 के आसपास होगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि PH4+ में हाइब्रिडेशन फॉस्फोरस का हाइब्रिडेशन sp3 0 लोन पेयर के साथ है, और PH3 में हाइब्रिडेशन sp3 विथ 1 लोन पेयर है। अतः इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, जबकि इसकी संरचना पिरामिडीय होती है, पिरामिडल इसको बोलते हैं। लोन पेयर के कारण इसका बॉन्ड एंगल सिकुड़ जाता है, जबकि यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, यह अपने प्राकृतिक बॉन्ड एंगल में होता है। अतः PH4+ में बॉन्ड एंगल PH3 की तुलना में ज़्यादा होता है। जो बात बोले हैं वही यहाँ पर भाषा के रूप में है, आप उसको देखिए। पहले देखो पहले देखो क्या किया गया, PH4+ में हाइब्रिडाइजेशन निकाला गया, शेप निकाला गया, बॉन्डिंग एंगल निकाला गया। फिर PH3 में भी वही काम किया गया, आगे इसका लैंग्वेज लिखा हुआ होगा, है लैंग्वेज लिखा हुआ। PH4+ में फॉस्फोरस परमाणु का संकरण sp3 है, जहाँ लोन पेयर की संख्या 0 है, जबकि PH3 में फॉस्फोरस परमाणु का संकरण sp3 है तथा लोन पेयर की संख्या 1 है। PH3 में लोन पेयर तथा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण आबंध कोण में थोड़ी कमी आ जाती है, अतः PH4+ में आबंध कोण PH3 से ज़्यादा होता है। इस पूरे चैप्टर को समझ सिर्फ और सिर्फ वही सकते हैं जो 11th में ध्यान से पढ़े हैं, और इसी वजह से इस चैप्टर को पढ़ाने में हमको पर्सनली मन नहीं लगता है, क्योंकि ये सब बात ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है और दोबारा पढ़ा रहे हैं हम। अब उस समय यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो ये बात आपको भारी लगेगा, आपको कुछ बुझाएगा ही नहीं, या फिर आप यदि पढ़ते ही नहीं है तो आपको और नहीं बुझाएगा। तो लिखा हुआ है, आप उसको याद करके आप मेंटेन कीजिए। किस तरह से आप मेंटेन कीजिएगा, अब ये अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम तो इसको तीसरा बार पढ़ा रहे हैं, एक बार 11th में, एक बार P ब्लॉक में और एक बार यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन है जो अल्टर टाइप का है, उस सब क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है।
एक 5 नंबर का क्वेश्चन बराबर पूछता रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है, आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री घास पात से आयोडीन का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? सुनिए इधर। हम लोग जो आयोडीन का यूज करते हैं, जनरली यहाँ यूज नहीं होता है, मेडिसिन में उसका ज़्यादा यूज होता है। ऐसे आयोडाइड युक्त नमक आप लोग खाते हैं, टाटा का नमक लेते होंगे तो उसमें देखिएगा लिखा होगा आयोडीन युक्त। आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे थायराइड बढ़ जाएगा, देखिएगा गला वला जो है ना फूल जाता है वो। हाँ, हाँ वो सब हो जाता है। या फिर और भी बहुत तरह की देखिएगा, कुछ लड़की लोग सडनली बहुत मोटी हो जाती है, लड़की लोग में ये ज़्यादा समस्या आती है। या लड़का लोग में भी आता है थायराइड का प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, लड़की लोग में थोड़ा ज़्यादा आता है। एक बैग देखिएगा, कुछ लड़की मतलब दुबली पतली थी, एक बैग भैंस जैसी हो जाती है। तो यदि आप लोग में से किसी, हंसने वाला बात नहीं है, इसको हम सही तरह से बता रहे हैं, आप इसको मजाक में मत लीजिए। यदि कभी आपका वेट अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ने लगे, मतलब एक महीना में 10-15 किलो बढ़ जाए, तो आपको तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है और उसको सीधे कहिए कि थायराइड चेक कीजिए। 2,500-3,000 का चेक चेक उसका टेस्ट होता है। वो यहाँ होगा भी नहीं, वो मुंबई मुंबई से होके आता है। उसमें पता चलता है कि आपका थायराइड कितना बढ़ा हुआ है या क्या है। और थायराइड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों में, जिसको थायराइड हो जाता है शरीर देखने में लगेगा भैंस जैसा, धकेल दोगे तो गिर जाएगा, उसको शक्ति ही नहीं मिलता है अंदर से, अंदर से उसको लगता है कि बहुत वीक हो गया है। और कितना भी कंट्रोल करे उसका वजन बढ़ा ही रहता है। बोले नहीं, वो लाल घोड़ा देखे हो? नहीं देखे हो? अरे वो पानी में जो घोड़ा रहता है, दरियाई घोड़ा, नहीं देखा है? पर हो, आयोडीन का मुख्य स्रोत। हाँ, तो ये आयोडीन के बारे में बात चल रही थी। तो क्वेश्चन है कि आयोडीन का, सुनिएगा, आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? पहले आप इसको वर्बली हमसे सुनिए, पढ़िएगा तो याद तब आसानी से होगा। इसीलिए हम पढ़ भी रहने तो दिए थे, तो इतने पर करके हम छोड़ देते, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बात है नहीं कि हम तुमको अलग से समझाएं। सब समझे हुए हैं आप पहले। आयोडीन का मुख्य स्रोत जो है ना, ये समुद्री घास पात, समुद्री घास पात। देखिएगा, यदि आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते होंगे तो समुद्र के नीचे का जो लेयर होता है ना, उसमें बहुत सारा घास रहता है। देखिएगा, मछली और मारने वाला घुस जाता है अंदर, एगो एगो रहता है, वो औजार रहता है, ये तीर जैसा रहेगा, यहीं से छोड़ेगा बस मछली को मार देता है वो। नहीं, बंसी नहीं रहता है, वो अंदर घुस के मारता है बड़ा बड़ा मछली को ना, उड़ाता है वो। हम दिखाएंगे कभी, हम तो उसको सब्सक्राइब भी किए, हम देखते रहते हैं बराबर। ये सब चीज़, इस सब चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट है हमको। मछली मारने में नहीं, समुद्र के अंदर की चीज़ों में, जो एडवेंचरस हो, थोड़ा जो डरावना हो। तो उस, तो ये आयोडीन, तो इसमें क्या है ना कि यदि डिस्कवरी चैनल आप देखेंगे तो उस पर ये सब चीज़ दिखाता है। तो नीचे में ना, समुद्र के नीचे में घास पात रहता है, उस घास को निकाला जाता है, घास को निकाल के सुखाया जाता है, उसी वही है मुख्य स्रोत आयोडीन का। वो उस घास को निकाला, घास को बाहर ला के सुखाएगा, और घास को सुखाने के बाद घास को जला देता है। घास जलने के बाद वो जो राख बचता है, उस राख को पानी में डालता है। पानी में डालने के बाद जो गंदगी टाइप का चीज होता है, वो पानी में बह के निकल जाता है, और एक उजला अवक्षेप नीचे में जाके बैठ जाता है। उस उजले अवक्षेप के रासायनिक अभिक्रिया से ही आयोडीन का निर्माण होता है। अब इसमें जो बातें लिखी गई हैं आप उसको पढ़िए। आयोडीन का मुख्य स्रोत समुद्री घास है। समुद्री घास से आयोडीन का निष्कासन, हेडिंग डाल के लिखा हुआ है। सबसे पहले समुद्र के तल से समुद्री घास को निकाल कर सुखाया जाता है और फिर जलाया जाता है। जलाने के पश्चात बचे हुए राख को गर्म जल में मिलाया जाता है, जिससे गंदगी को अलग कर लिया जाता है, जिसके पश्चात विलयन में उजला Na प्राप्त होता है, सोडियम आयोडाइड, जिसमें MnO2 तथा सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है, जिसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप आयोडीन का निर्माण होता है। केमिकल रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है, आप देखिए। Na, MnO2 और H2SO4 मिलके NaHSO4, MnSO4, H2O और किस चीज़ का निर्माण किया है? आयोडीन का। इस प्रकार शुद्ध आयोडीन मिल जाता है। 16 है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे होता है? हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण, जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस को 1:3 के रेशियो में मिला, 200 एटीएम दाब और Fe उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो अमोनिया का निर्माण होता है। रिएक्शन सिंपल सा है, लिखा हुआ है। कितना क्वेश्चन है? अच्छा, बस लास्ट ही है, 2 क्वेश्चन और है। 17, नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से
कम होता है क्यों? पहले आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में जब तुम एक इलेक्ट्रॉन डालते हो तब जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। देखिए इधर एक है नाइट्रोजन और एक है कार्बन। इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 6। कन्फिग्रेशन, लास्ट कन्फिग्रेशन होता है 2s2 2p3। इसका होता है 2s2 2p2। अब ध्यान दीजिए इधर, फॉस्फोरस सॉरी फॉस्फोरस बोलते हैं, पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिट, तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक। यहाँ पर फॉस्फोरस में 3 ऑर्बिट नहीं, सब सॉरी ऑर्बिटल इसको बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? 2। तुमको लगता है कि इसका हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन अलग अलग है क्या? इसमें इसमें देखो दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता से संबंधित और एक आता है आयनन ऊर्जा से संबंधित। हम दोनों को डिस्कस कर देते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता है तो इसी को देखिए। अब बताइए कि ये क्या हाफ फील्ड है, आधा भरा हुआ है? नहीं है। फास्फोरस का 6 गो कैपेसिटी होता है, 3 है तो एक होता है फुल फील्ड, एक होता है हाफ फील्ड, एक होता है पार्शियल फील्ड। सबसे ज़्यादा अस्थाई होता है फुल फील्ड, उससे कम अस्थाई होता है हाफ फील्ड और सबसे कम अस्थाई होता है पार्शियल फील्ड। जो ना पूर्ण भरा हो ना जो आधा भरा हो उसी को हम लोग पार्शियल फील्ड कहते हैं। अब देखिए कि यदि आप नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे और फास्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा वो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा को रिलीज करेगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे तो ये अर्ध रूप से भर जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। और यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये अर्ध स्टेबल था, अब ये लेस स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा। तो कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ग्रहण करना चाहेगा? कार्बन। तो इसी स्थिति में कार्बन के इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन से अधिक हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, नाइट्रोजन परमाणु का पी कक्षा का आधा भरा हुआ है जबकि कार्बन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आधा भरेगा, जिसके कारण कार्बन परमाणु नाइट्रोजन की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करता है, अतः नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन परमाणु से कम होता है। नाइट्रोजन का कम होगा, कार्बन का ज़्यादा होगा। अच्छा अब ये बताइए कि यदि आयनन ऊर्जा की बात करें तब किसका अधिक होगा? नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसमें आधा भरा हुआ एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब तो ये हाफ फील्ड से पार्शियल फील्ड में न जाएगा, तो ये मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। आसानी से निकालेगा कौन? कार्बन, क्योंकि ये पहले भी पार्शियल भरा हुआ है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो भी ये आंशिक ही रहेगा। तो आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगा नाइट्रोजन का, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होगा कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलिकॉन +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है जबकि एसेंटीन +2 तथा +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाता है। एक बार फिर से ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया। ये जो है रे, इधर देखो, कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। एक बात किया सिलिकॉन का और एक बात किया एसएन का। इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव होगा, इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं होगा। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बंधन बनाएगा। बाहरी कक्षा तो यहाँ भी 4 होता है, लेकिन NS2 बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होगा और प्लस, भाग लिया तो +4, नहीं भाग लिया तो +2, ज़्यादा अस्थायी होगा +2। सिलिकॉन परमाणु में अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता है, जिसके कारण इसके बाहरी कक्षा में उपस्थित सभी 4 इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग लेता है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है। जबकि एसएन में जो नीचे है, जो भारी तत्व है, अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। इसलिए सामान्य स्थिति में NS में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 और +4 दोनों होता है। यही था पी ब्लॉक का क्वेश्चन। तो देखिए 2 दिन लग गया इस क्वेश्चन को खाली डिस्कस करने में, जबकि तेजी में डिस्कस किए। लिखाते तो झूठे 4-5 दिन बैठ के आप लिखते रहते। जिसके पास भी लिखा हुआ नहीं है, यदि आप चाहते हैं कि आपको लिखा हुआ मिले तो ऑफिस में इमीडिएटली संपर्क कर लीजिए, लिखा हुआ मिल जाएगा। या दूसरा तरीका है कि PDF टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, वहां से आप खुद से लिख लीजिए, वो फ्री में हो जाएगा, इसमें रुपया लग जाएगा बिना मतलब का। बैठिए। तो इस तरह से क्रैश कोर्स का रेगुलर क्लास, सुनिए ध्यान से इधर, क्रैश कोर्स का रेगुलर क्लास हो गया अब समाप्त। अब आपका एक भी चैप्टर बचा हुआ नहीं है, और जिस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब करवा दिया गया है। बावजूद इसके कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो मिक्स्ड प्रॉब्लम होता है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जो संबंधित है 11th के पार्ट से।
और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका एक कुछ और सेट हम बनाए हुए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो अगला दिन हम डिस्कस करेंगे ये सब क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पीडीएफ हम एक बार एक फिर से पीडीएफ हम भेजेंगे आपको आज या कल टेलीग्राम पर। यदि उसका हार्ड कॉपी चाहिए तो फिर आपको ले ले लीजिएगा ऑफिस से, नहीं हार्ड कॉपी चाहिए तो हम ऐसे भी बोर्ड पर डिस्कस करेंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें 8-9 गो है, उस 8-9 क्वेश्चन को दिया जाएगा आपको बनाने के लिए। बना लिए तो ठीक है, नहीं बनाए तो क्लास में उसका आंसर हम खुद लिखा देंगे, क्योंकि उसका आंसर इसके तरह से लिखा हुआ नहीं है। तो कल से आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम भी है। कब तक चलेगा ये पेपर? मतलब कल आप आ सकते हैं, कल इस टाइम में आ सकते हैं। एग्जाम कब है? 10 से 20 दिया हुआ है। अच्छा, रोल नंबर वाइज है, मतलब सबका तो एक बार में होगा नहीं। तो फिर क्या करें, आप ही बताइए, जो कहिएगा वो करेंगे। एक काम करते हैं, शुरुआती 3 दिन तक क्लास बंद कर देते हैं। आज कितना तारीख है? 9, 10, 11, 12, 3 दिन क्लास बंद है। इस 3 दिन में आप एग्जाम का शेड्यूल देख लीजिए क्या है नहीं है। उसके बाद 13 को फिर आपका क्लास होगा, 13, 14 फिर 2 दिन होगा, एक आध दिन फिर मकर संक्रांति का छुट्टी रहेगा या नहीं भी रह सकता है छुट्टी। मकर संक्रांति उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगला 3 दिन तक आपको छुट्टी है। अरे हंसी मजाक इधर सुनो। 13 को रविवार है, 14 को फिर कहिएगा मकर संक्रांति है, 15 को भी कुछ ना कुछ होगा ही। ऐसे भी अभी पर्व सब 2 दिन का होता है। तो 16 से खोलें क्या? हाँ, तुम तुम मुर्गी की तरह काहे कर रही है, पक पक? क्या करें बताओ? एक काम करते हैं, सुनो इधर, क्लास 13 को ओपन करते हैं। अरे ऐसे भी तो वीडियो रिकॉर्डिंग चल ही रहा है ना सबका, यूट्यूब पर सब जा ही रहा है। तो आपका यदि छूट जाए तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि यदि उसके बावजूद भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े, यदि आपको क्वेश्चन डिस्कस करना हो, तो हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं। आपको हम रेगुलर क्लास अभी बंद कर रहे हैं 2-3 दिन के लिए। 13 से आपको आना है, सुनिएगा ध्यान से, जो फाइनल नोटिस है, 13 से आपको आना है उस क्वेश्चन के लिए जिसके बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। जिस दिन ये डिस्कशन खत्म हो जाएगा, 1 से 2 दिन क्लास मुश्किल से इसका होगा। उसके बाद अगले ही दिन मॉडल सेट डिस्कस होगा, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक आध को क्वेश्चन यदि नहीं लिखाया गया होगा तो क्लास में लिखा देंगे। और ये भी देख लेंगे कि कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। और इस डिस्कशन के बाद हमारा काम हो जाएगा खत्म, तब हम रेगुलर क्लास ना रिकॉर्डिंग करेंगे ना कुछ करेंगे। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, पूछताछ करेंगे हम आपसे हर दिन को, हर दिन 1 दिन में 2 चैप्टर देके। और रेगुलर वे में टेस्ट लेंगे हर 1 दिन के बाद। 1 दिन तैयारी करके आइए, पूछताछ करेंगे, अगला दिन टेस्ट। फिर 2 दिन तैयारी करके आइए, अगला दिन टेस्ट। 5-6 टेस्ट होगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। एक टेस्ट हुआ है, 1 दिन आपको ऑर्गेनिक के लिए टेस्ट का टाइम दिया जाएगा, 1 दिन इनऑर्गेनिक के लिए, और फिर 3 टेस्ट होगा पूरा केमिस्ट्री का। 5 गो टेस्ट है बचा हुआ। इस बीच में 3 दिन जो आपको टाइम मिलेगा, इसमें आप एक काम कीजिएगा, रिवीजन बढ़िया से कर लीजिएगा। एक टेस्ट बहुत जल्दी हम कर लेंगे, मॉडल सेट्स को डिस्कस करने से पहले एक टेस्ट आपका हम ले लेंगे। ऑब्जेक्टिव और जो कुछ क्वेश्चन है ना, इसको करवा के पहले टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद मॉडल सेट हाँ ऑर्गेनिक का, उसके बाद मॉडल सेट डिस्कस कर देंगे। मॉडल सेट डिस्कस करने के बाद तुरंत इनऑर्गेनिक का टेस्ट ले लेंगे। इनऑर्गेनिक के टेस्ट लेने के बाद फिर आपको होमवर्क देते जाएंगे, याद करवाते जाएंगे, और टेस्ट लेते जाएंगे। इससे बेहतर तैयारी फिर आपकी नहीं हो सकती। और इसी बीच में यदि कहीं क्वेश्चन में आप फंसते हैं या कभी भी आपको हमारी जरूरत महसूस होती है, आप बेहिचक 11 बजे आइए, हम 11 बजे बिल्कुल बैठे हुए मिलेंगे आपको। आपके एग्जाम तक, आपका पेपर 7 फरवरी को है ना, 7 फरवरी से पहले हर दिन संडे, केमिस्ट्री का पेपर 7 फरवरी को है, तो 7 फरवरी से पहले संडे को छोड़कर और किसी पर्व त्योहार के दिन को छोड़कर हर दिन हम आपको यहीं पर मिलेंगे। और 26 को आपका फेयरवेल होगा, मतलब 26 को हम आपको कंप्लीटली छोड़ेंगे। 11 बजे सेम, 11 बजे। अब यही टाइम रहेगा आपका, 11 से 12।